नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम मध्यकालीन बिहार की बात करेंगे, मेडिवल बिहार की बात करेंगे। और ये जो हम इम्तियाज़ अहमद सीरीज़ का वीडियोस मैं बना रहा हूँ, उसका ये पार्ट 2.6 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तुर्किश रूल की बात करें अगर बिहार में, तो देखिएगा 12वीं और 13वीं शताब्दी के बीच में जो उत्तर बिहार था, नॉर्थ बिहार, वो कर्नाट रूलर्स, कर्नाट वंश के राजाओं के द्वारा शासन किया जाता था। और जो दक्षिणी बिहार था वो छोटे छोटे राजाओं के द्वारा शासन किया जाता था। बिहार में अगर तुर्क रूल की बात करें तो इब्न बख्तियार खिलजी ने स्थापना किया था बिहार में तुर्क रूल का। इस तरह के क्वेश्चंस पीपीएससी में पूछे जाते हैं, कौन सा ये तुर्क रूल की स्थापना बिहार में किसने की थी। थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। इसी समय में 12वीं 13वीं शताब्दी के बीच की बात कर रहा हूँ। इसी समय में जो सेन डायनेस्टी था, सेन वंश था, उसके शासक लक्ष्मण सेन थे। और पाल डायनेस्टी था, उसके शासक इंद्रद्युम्न पाल थे। ठीक है। बख्तियार खिलजी की अगर हम बात करें तो जिन्होंने तुर्क रूल का स्थापना किया था बिहार में, तो इनका जो पहला सक्सेस था वो उदंतपुरी में था। और ये साल था 1198। उदंतपुरी बिहार शरीफ को बोलते हैं। बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी लखनऊती को बनाई। ठीक है। और लखनऊती का नाम उस समय लक्ष्मण वटी भी था। ठीक है। अब बिहार में उन्होंने शासन तो स्थापित कर लिया था, बिहार में जीत लिया था, लेकिन दिल्ली में, मतलब पूरे, मतलब दिल्ली में जो सल्तनत दिल्ली सल्तनत की अगर बात करें तो उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना शासक मान लिया था। इस समय में बिहार जो था, बिहार खासकर इस समय में तो बख्तियार खिलजी ने कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन को मान लिया था, उसके अधीन काम करना स्टार्ट कर दिया था। बट बंगाल की अगर बात करें तो बख्तियार खिलजी के बाद ये लखनऊती के सुल्तानों और दिल्ली सल्तनत के बीच में लड़ाई का अड्डा बन गया था। अगर कुछ इम्पोर्टेंट सुल्तान दिल्ली सल्तनत की बात करें तो इल्तुतमिश, बलबन, गियासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह और सिकंदर लोदी, इन सब लोगों ने बिहार में चढ़ाई की और बिहार में लड़ाई की, बिहार को कंट्रोल करने के लिए। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट है, इल्तुतमिश पहला ऐसा शासक था जिसने मिलिट्री युद्ध स्टार्ट किया था बिहार पे, मतलब मिलिट्री अटैक स्टार्ट किया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने क्या किया, जो बंगाल के शासक थे हिसामुद्दीन ऐवज, इनको इन्होंने 1225 में हराया था। इसके बाद अगर बलबन की बात करें तो बलबन ने बंगाल में तुगरिल रिवोल्ट को दबाया था। लेकिन अगर अगर फुल कंट्रोल की बात करें कि सत्ता जो पूरी हाथ में चली जाए, वो तुगलक शासन के टाइम में, तुर्क शासन के टाइम में नहीं बल्कि तुगलक शासन के टाइम में बिहार में सत्ता स्थापित हो पाई थी। गयासुद्दीन तुगलक जो था, उसने कर्नाट वंश के जो शासक थे हरि सिंह देव को उन्होंने 1324 में हराया था। अब हरि सिंह देव को हराने के बाद तिरहुत भी तुगलक शासन के अंदर में आ गया था और तिरहुत का नाम तुगलकपुर कर दिया था, तुगलकपुर। ठीक है। अब थोड़ा सा कॉइन्स की बात करते हैं इम्तियाज़ अहमद में भी, बट उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। अब इसी समय में जो सूफी संत की अगर हम बात करें तो हजरत शरफुद्दीन यहया मनेरी, और तुगलक शासन में ये संत थे उस समय के। और इनका जो बुक था, ठीक है, इन्होंने इन्होंने क्या किया था, जो सूफी संत थे, इन्होंने एक बुक लिखा था। इसका नाम था मलफूजात। इन मलफूजात, मतलब जो सूफी लोग बोलते थे उसके कलेक्शन को मलफूजात बोलते हैं। और किताब का नाम था मनकिबुल असाफिया।
मनकीबुल असाफिया में तुगलक रूल के बारे में चर्चा किया गया है। अब बिहार शरीफ जो सबसे पहला जो सक्सेस हुआ था बख्तियार खिलजी का, वो बिहार शरीफ उदंतपुरी में हुआ था। और तुगलक शासन के काल में बिहार शरीफ को बिहार की राजधानी भी बनाया गया था। और इसी समय में बुद्ध बुद्ध विहारों के चलते बिहार का विहार एक्चुअली होता था वी, और उसी के चलते बिहार का नाम बिहार पड़ा। ठीक है। उदंतपुरी महाविहार की अगर बात करें तो वो बिहार शरीफ में अवस्थित था। और इसी शासन में मतलब बिहार का नाम जो वर्णन होता है, चर्चा होता है, वो एक किताब का नाम है तबाक़त नसीरी। नोट कर लीजिएगा, तबाक़त नसीरी। इसके लेखक थे मिनहाज। इसमें बिहार के नाम की चर्चा हुई थी। अगर हम तुगलक रूल की बात करें तो मलिक इब्राहिम जो थे वो सबसे प्रसिद्ध शासक थे, सबसे मोस्ट फेमस तुगलक रूलर थे। और उनका जो मकबरा है वो बिहार शरीफ में एक पहाड़ी के ऊपर बनाया गया है। ठीक है। अब तुगलक रूल की बात हो गई, अब चलते हैं हम लोग अफ़गान रूल। अफ़गान रूल जो था पूरे अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो 1398-99 में तैमूर के आक्रमण के बाद ये टूट गया था। और बिहार जो जौनपुर का पार्ट हो गया था। जौनपुर यूपी का पार्ट है अभी अगर बात करें तो जौनपुर का पार्ट हो गया था बिहार। और तो इसमें क्या था कि बिहार का जो सटा हुआ पार्ट, यूपी से सटा हुआ पार्ट है, वो जौनपुर के सरकी राजाओं का कंट्रोल में था। और जो पार्ट बंगाल से सटा हुआ है वो बंगाल के जो शासक थे उनके कंट्रोल में था। सिकंदर लोदी की अगर बात करें तो सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह शर्की को हराया था 1495-96 में। और उन्होंने दरिया खान नुहानी को बिहार का शासक नियुक्त किया था। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि सिकंदर लोदी ने बिहार का शासक किसको नियुक्त किया था, तो दरिया खान नुहानी को। अब ये दरिया खान नुहानी है, इनकी मृत्यु 1523 1523 में हो गई। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इब्राहिम लोदी की। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी उसमें इब्राहिम लोदी की हार के बाद बाबर ने हराया था। ठीक है। तो बाबर के इब्राहिम लोदी को के हार के बाद जो हम बिहार पे फोकस कर रहे हैं, तो सुल्तान महमूद शाह नुहानी, ठीक है, सुल्तान महमूद शाह नुहानी ने अपने आप को एक स्वतंत्र शासक के रूप में घोषणा कर दिया था। और ये जो थे दरिया खान नुहानी के पुत्र थे। और इनका जो एक पर्सनल नाम था वो बहार खान था। तो ध्यान दीजिएगा, बहार उस समय भी था, बहार अभी भी है बिहार में। ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं बाबर पे। जब इब्राहिम लोदी का हार हो गया था उसके बाद चलते हैं बाबर ने आदेश दिया हुमायूं को कि अफ़गान्स के खिलाफ एक्शन लेने के लिए। ठीक है। और इस समय जब बाबर ने ऑर्डर किया हुमायूं को एक्शन लेने के लिए, इस समय जो दक्षिण बिहार था वो मोहम्मद शाह के कंट्रोल में था। और नॉर्थ बिहार जो उत्तर बिहार था वो नुसरत शाह के कंट्रोल में था। ठीक है। अब इसमें देखेंगे बैटल ऑफ जो घाघरा की लड़ाई हुई थी उसमें बाबर ने अफगान शासकों को 1529 में हरा दिया था। उसके बाद हराने के बाद बाबर ने क्या किया कि मोहम्मद शाह के जो बेटे थे जलाल शाह, उनको बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था। तो यहाँ एक क्वेश्चन बन सकता है कि बाबर ने बिहार का गवर्नर किसको नियुक्त किया था। बिहार का एक तरह से मतलब कह सकते हैं कि बाबर ने अपॉइंट कर दिया था कि तुम शासन करो, अपना टैक्स वैक्स पहुँचाओ। तो ये जलाल शाह को नियुक्त किया था।
इसके बाद बात करते हैं हुमायूं की। हुमायूं ने अफ़गान्स को 1532 में दौरा की लड़ाई में अफ़गान्स को हराया था हुमायूं ने। उसके बाद नुहानी शासन के अंत होने के बाद बिहार में एक नए अफ़गान शासक का अभ्युदय हुआ। ठीक है, और नाम आप लोग जानते ही हैं, उनका नाम शेर शाह है। शेर शाह के बारे में अगर थोड़ा सा हम लोग बात कर लें तो इनका जन्म 1486 ईस्वी में हुआ था। पिताजी का नाम हसन खान सूर था और ये सासाराम के जागीरदार थे। अब शेर शाह के द्वारा विकसित किया गया जब्ती सिस्टम जो था, वो उसका विकास शेर शाह ने किया किया था। और जब्ती सिस्टम में क्या होता था कि जो टैक्स लगाया जाता था, कर लगाया जाता था किसान पर, वो भूमि के माप के बाद, लैंड मेजरमेंट के बाद टैक्स लगाया जाता था। उसके बाद हुमायूं क्या किया, शेर शाह का उदय हो गया था। शेर शाह और हुमायूं का 36 का आंकड़ा था। तो नुहानी शासन का लगभग अंत हो गया था और जो छोटे माइनर थे, छोटे बच्चे थे, जलाल खां, उसका देख रेख शेर शाह करते थे। 1536 में सूरजगढ़ा के लड़ाई में शेर शाह ने बंगाल के शासकों को पराजित किया, हराया उनको। और 1537 में बंगाल पे शेर शाह का कंट्रोल हो गया था, बंगाल पे। उसके बाद अगर 1539 में बात करें तो चौसा की लड़ाई में, 1539 में जो चौसा, जो कि बक्सर के नज़दीक है, शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। इसके बाद शेर शाह ने 1540 में फिर से हुमायूं को हराया और उसको हम लोग बिलग्राम या फिर कन्नौज की लड़ाई के रूप में जानते हैं। ये लड़ाई जीतने के बाद दिल्ली पे हुमायूं का राज हो गया था और दिल्ली पे शेरशाह का राज हो गया था और हुमायूं भारत छोड़ करके ईरान भाग गया था। अब थोड़ा सा बात करते हैं बिल्डिंग्स की। जो शेर शाह ने पटना का किला बनवाया था, इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए, पटना का किला किसने बनवाया था? शेर शाह ने। और शेर शाह ने पटना को 1541 ईस्वी में राजधानी डिक्लेयर किया था, मतलब पटना पूरे देश की राजधानी। और इस बात की जो चर्चा है वो तारीख दाऊदी, शेर शाह द्वारा पटना को राजधानी घोषित जो किया गया था 1541 में, इसकी चर्चा तारीख दाऊदी में नामक पुस्तक में की जाती है। और इसको लिखने वाले जो लेखक थे उनका नाम था अब्दुल्ला। इसी तरह इसी के समय में, अकबर के समय में, अबुल फजल और औरंगजेब के टाइम में बर्नियर, नोट कर लीजिएगा, औरंगजेब के टाइम में बर्नियर ने जो भी राजनीतिक कंडीशन था या फिर भौतिक भौगोलिक बाउंड्रीज थी, उसका चर्चा उन्होंने किया है। उसके बाद अगर हम बात करें कि अफ़गान रूल की स्थापना किन्होंने की थी, तो ताज खान करारानी ने बिहार में अफ़गान शासन की स्थापना की थी। उनके भाई और उनके सक्सेसर जो थे सुलेमान खान, उन्होंने अफ़गान शासन को विस्तार किया और हमेशा वो अकबर की इज्जत करते थे। उनके जो पुत्र थे दाऊद खान करारानी, ये बिल्कुल अपने पिता के अपोजिट थे, मतलब कि उनके ठीक उल्टे थे और ये अकबर को रेस्पेक्ट नहीं करते थे। तो अब रेस्पेक्ट नहीं करते थे तो 1574 ईस्वी में अकबर बादशाह ने बिहार पर अटैक कर दिया। 1574 में अटैक करने के बाद 1576 ईस्वी में अकबर ने पटना को जीत लिया और दाऊद खान बिहार से भाग गया। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि बिहार में शासन करने वाले सबसे लास्ट अफगान शासक कौन थे? तो उसका नाम होगा दाऊद खान करारानी। ठीक है,
अब अकबर का जब शासन हो गया तो उन्होंने राजा मानसिंह जो था वो राजा मानसिंह जो थे वो सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध गवर्नर थे जिन्होंने बिहार पे अकबर के टाइम में शासन किया। और राजा मानसिंह ने रोहतास को बिहार का कैपिटल बनाया। एक क्वेश्चन यहाँ पे भी हो जाता है कि अकबर के जीतने के बाद राजा मानसिंह ने बिहार का कैपिटल किसको बनाया? तो रोहतास को बनाया। कुछ समय के लिए राजा मानसिंह ने राजमहल को भी अपना अपना राजधानी बनाया और इसका नाम उन्होंने चेंज करके दिया अकबर नगर, कुछ समय के लिए। अब जहांगीर के शासन में जो छोटा नागपुर का, जहांगीर के शासन में बिहार पे तो शासन हो गया था, अकबर के बाद जहांगीर पे आते हैं, तो खोखरा देश तक अकबर मुगल शासन का साम्राज्य विस्तार हो गया था। खोखरा देश क्या है? तो मॉडर्न, अभी आधुनिक छोटा नागपुर को ही खोखरा देश कहते हैं। और तुजुके जहांगीरी में ये लिखा गया है कि खोखरा देश यानी छोटा नागपुर से सोना निकलता था। अब जहांगीर की अगर बात करें तो जहांगीर ने राजकुमार परवेज को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था, बिहार का शासक नियुक्त किया था 1621 ईस्वी में। इस दौरान उसके बाद देखते हैं कि 1623-24 में शेर शाहजहां ने जो रिबेल किया था, मतलब शासन को अपने हाथ में करने के लिए, उस समय बिहार पे भी इम्पैक्ट रहा, मतलब बिहार भी प्रभावित रहा उस समय। उसके बाद औरंगजेब ने अपने पोते यानी कि ग्रैंडसन प्रिंस अजीम, राजकुमार अजीम को 1702 में बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। और प्रिंस अजीम, जो राजकुमार अजीम थे, उन्होंने पटना का नाम चेंज करके अजीमाबाद कर दिया था। क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि पटना का नाम अजीमाबाद किन्होंने चेंज किया? तो राजकुमार अजीम जो थे, ये क्या थे? औरंगजेब के पोते थे। अब देखिए कि आखिर मुगल बादशाह औरंगजेब के टाइम में प्रिंस अजीम बिहार में क्यों रहते थे? तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि बंगाल का जो गवर्नर था, जो बंगाल उस समय बंगाल और बिहार लगभग, बंगाल ज़्यादा टैक्स ज़्यादा देता था और ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता था, तो बंगाल का गवर्नर मुर्शीद कुली खान को अपॉइंट किया गया था। और मुर्शीद कुली खान जो थे काफ़ी अनुशासन प्रिय थे, बहुत डिसिप्लिन थे। इसके कारण उनका बनता नहीं था प्रिंस अजीम से, और वो पटना में रहते थे। पटना का नाम उन्होंने अजीमाबाद कर दिया था। मुर्शीद कुली खान ने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन का कंट्रोल 1704 में अपने अंदर कर लिया था। और मुर्शीद कुली खान ने मुर्शिदाबाद को बंगाल का कैपिटल बना दिया। ठीक है, मुर्शीद कुली खान बंगाल के गवर्नर थे और 1704 में उन्होंने पूरा कंट्रोल हाथ में लेने के बाद मुर्शिदाबाद को कैपिटल बना दिया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह 1702 से लेकर 1712 तक दिल्ली की गद्दी पर बैठे। बहादुर शाह ने अजीमुशान को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया और फर्रुखसियार को बंगाल का दीवान नियुक्त किया। 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु के बाद अजीमुशान लड़ाई हार गए और जहांदार शाह से लड़ाई हार गए और दिल्ली की गद्दी पे जहांदार शाह बैठे। अब आता है फर्रुखसियार ने फॉर्मली अपने आप को पटना में अपना राज्याभिषेक खुद से किया था। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि कौन सा मुगल शासक था जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था? आंसर है फर्रुखसियार। और ये फर्रुखसियार जो थे, आगरा की जो लड़ाई हुई थी उसको जीतने के बाद दिल्ली का शासन भी इन्होंने संभाला था। अब इसमें क्वेश्चन हम बता ही चुके हैं कि औरंगजेब की फर्रुखसियार पहले शासक थे जिनका राज्याभिषेक जो हुआ था वो बिहार में हुआ था।
अब औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुर्शीद कुली खान ने बंगाल पे अपना पूरा कंट्रोल कर लिया था। ठीक है, ये तो हो गया मुगल काल की बात। अब थोड़ा सा इसमें कल्चर की बात कर लेते हैं। अगर हम बिहार के कल्चर के, तो अभी ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बिहार की कला और संस्कृति मुगल काल के अंदर और अफ़गान्स के अंदर सब देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।